नमस्कार मेरे प्यारे कृषि अभ्यर्थियों, स्वागत करता हूं आप सबका सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई है जो सुचारू रूप से जारी कर रहे होंगे। तो आपकी पढ़ाई के अंदर चार चांद लगाने के लिए, उस पढ़ाई को और भी बेहतर बनाने के लिए मैं देवाराम सारन सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर लेकर आया हूँ फिफ्थ सेमेस्टर के ऑल सब्जेक्ट का पेपर सॉल्यूशन। उसके तहत आज अपन पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं, वो करेंगे एग्रॉन 311 का। किसका करेंगे स्टूडेंट्स? आज अपन करेंगे एग्रॉन 311 का पेपर सॉल्यूशन करेंगे। इसका पार्ट फर्स्ट है वो अपने हो गया है, और आज अपन करेंगे पार्ट सेकंड करेंगे। तो पार्ट फर्स्ट देखने के लिए और अदर सब्जेक्ट के पेपर सॉल्यूशन देखने के लिए जिस प्लेलिस्ट के अंदर आप वीडियो को देख रहे हो, उसी प्लेलिस्ट में आपको है फिफ्थ सेमेस्टर के और फिफ्थ सेमेस्टर के है जो ऑल पेपर सॉल्यूशन है वो वहां पर आपको मिल जाएंगे। पिछले लगभग 4 से 5 साल के जितने भी पेपर हैं उन सब का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। उसी के साथ में आपको जो न्यू टाइप होती है उस न्यू टाइप का सॉल्यूशन भी आपको जल्द ही यहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। पिछली क्लास के अंदर अपन ने 2021-22 का पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे और 2021-22 के अंदर अपन ने 6 क्वेश्चन कर लिए थे। कितने क्वेश्चन किए थे स्टूडेंट्स? 2021-22 के पेपर सॉल्यूशन के अंदर अपन ने 6 क्वेश्चन कर लिए थे। आज अपन शुरू करते हैं उससे आगे के क्वेश्चन, और आज अपना रहेगा 7वां क्वेश्चन। 2021-22 के अंदर आया था कि नैनो तकनीक क्या है। अपन को इसमें बताना है कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी की पूरी हिस्ट्री बतानी है। सटीक कृषि में नैनो टेक्नोलॉजी के पहलुओं के बारे में चर्चा करें, और जो सटीक खेती है उस सटीक खेती के अंदर नैनो टेक्नोलॉजी किस प्रकार से इंपॉर्टेंट रहने वाली है, उन सब की अपन को व्याख्या करनी है। तो मैं बात करूं नैनो टेक्नोलॉजी की, किसकी बात करूं? नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो तकनीक की बात करूं तो नैनो का मतलब होता है, अपन ने पिछले क्लास के अंदर देखा था कि जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो 1 नैनोमीटर से लगभग 0.09 नैनोमीटर तक होते हैं, 1 नैनोमीटर तक के जो छोटे कण होते हैं उनका अपन कृषि के क्षेत्र में प्रयोग करते हैं तो उसे नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले जापानी वैज्ञानिक नोरियो तानीगुची ने किया था। किसने किया था? अगर अपन बात करें नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो तकनीक शब्द की बात करें अपन स्टूडेंट, तो नैनो टेक्निक शब्द है, इसका प्रयोग है सर्वप्रथम नोरियो तानीगुची ने किया था। किसने किया था? नैनो तकनीकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम नोरियो तानीगुची ने किया था। तानीगुची, ये अपन को ध्यान रखना है। और क्वेश्चन है वो आ सकता है न्यू टाइप के अंदर आ सकता है, तो अपन को न्यू टाइप में भी ध्यान रखना है। और नैनो टेक्नोलॉजी क्या है ये क्वेश्चन तो आएगा कहीं, चाहे 5वें क्वेश्चन में सपोज, चाहे 6ठे में सपोज, चाहे 7वें में, कहीं ना कहीं नैनो तकनीक आएगा। तो उसमें अपन एक लाइन ये भी लिखेंगे अंडरलाइन करके कि नैनो तकनीकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जापानी वैज्ञानिक नोरियो तानीगुची ने किया था। तो बहुत ही शानदार रहेगा। उन्होंने वो 1374 के अंदर किया था, 1374 के अंदर किया था। कब किया था? 1374 के अंदर नोरियो तानीगुची नामक वैज्ञानिक ने नैनो तकनीकी शब्द का प्रयोग किया था। नैनोमीटर के आदेश पर वस्तुओं और सुविधाओं का निर्णय है, वही नैनो तकनीकी कहलाता है। नैनो प्रौद्योगिकी में नैनो शब्द ग्रीक शब्द से आया है जिसका अर्थ बोना होता है। जो नैनो प्रौद्योगिकी या नैनो तकनीकी है, नैनो प्रौद्योगिकी में जो नैनो शब्द है, इस नैनो शब्द को है ये ग्रीक भाषा के शब्द से आया। कौन से शब्द से आया है? नैनो शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है बोना। क्या होता है? बोना। इस उपसर्ग का उपयोग 10⁻³ या 1 से इंगित करने के लिए किया जाता है। जो बोना होता है, बोना उपसर्ग का उपयोग है अपन 10⁻³ या फिर 1 से है वो इंगित करने के लिए करते हैं। 1 नैनोमीटर 1 विलियन मीटर है जो एक मानव के बाल के व्यास से लगभग 1000 गुना छोटा होता है, 10,000 गुना छोटा होता है। 1 नैनोमीटर होता है ये 1 विलियन मीटर है। नैनोमीटर क्या है स्टूडेंट्स? नैनोमीटर है ये 1 विलियन मीटर है। और अगर इसकी अपन बात करें, व्यास की बात करें, तो इसका व्यास होता है वो मानव का एक बाल होता है, अपना जो एक बाल है इस एक मानव के बाल से भी 1000 गुना छोटा होता है। कितना होता है? 10,000 गुना, सॉरी, मानव के बाल से है वो 10,000 गुना क्या होता है? छोटा होता है। 1 नैनो का मतलब होता है, अगर अपन नैनोमीटर की बात करें तो 1 नैनोमीटर होता है वो मानव के बाल से 10,000 गुना छोटा होता है। इतना छोटा होता है, यानी कि 10⁻⁹ मीटर होता है। कितना होता है? 1 नैनोमीटर होता है वो 10⁻⁹ मीटर होता है। मानव के बाल के व्यास का लगभग 10,000 गुना छोटा होता है। नैनो जो
नैनो कण है ये अत्यंत सूक्ष्म इकाई है। क्या है स्टूडेंट? नैनो कण है ये अत्यंत सूक्ष्म इकाई है जिसमें नैनोमीटर INM यानी 10⁻⁹ मीटर को मापा जाता है। एक नैनोमीटर कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। अत्यंत सूक्ष्म कण होता है, मानव के बाल के व्यास का लगभग 10,000 गुना छोटा होता है। आप अपन देख सकते हो कि अपना एक बाल होता है उसका कितना सा व्यास होता है, हाथ में आता है तो भी पता नहीं चलता है, तो इससे भी 10,000 गुना छोटा होता है, वो होता है नैनोमीटर। अब इसकी मैं अगर डेफिनेशन की बात करूं तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें परमाणुओं आणविक पैमाने पर वस्तुओं के अणुओं में बदलाव किए जाते हैं उसे नैनो तकनीकी कहते हैं। नैनो तकनीकी की डेफिनेशन की बात करूं तो स्टूडेंट्स, नैनो तकनीकी की डेफिनेशन क्या होती है कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की या साइंस की वह शाखा जिसमें परमाणु आणविक पैमाने पर वस्तुओं के अणुओं में बदलाव किए जाते हैं, जिसके अंदर अपन परमाणुओं या अणुओं का आणविक पैमाने पर अपन बदलाव करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, वो क्या होती है? नैनो तकनीकी कहलाती है। अब अपन देखते हैं कि सटीक खेती में नैनो प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है। जो अपन सटीक खेती करते हैं, इस सटीक फार्मिंग के अंदर नैनो तकनीकी की क्या भूमिका है, उनके बारे में अपन वो स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं। तो इसका पहला है वो है कि नैनो उर्वरक मृदा में अघुलनशील पोषक तत्वों के बेहतर फैलाव में सहायता करते हैं। जो नैनो उर्वरक होते हैं जैसे यूरिया, नैनो यूरिया हो गई, अब तो नैनो DAP भी आने लगी है, तो नैनो यूरिया, नैनो DAP जो भी नैनो उर्वरक होते हैं वो क्या करते हैं कि अघुलनशील पोषक तत्वों को बेहतर फैलाने में सहायता करते हैं। यानी कि जो अघुलनशील पोषक तत्व होते हैं उनको घुलनशील बना के मृदा के अंदर बेहतर रूप से फैलाने की सहायता करते हैं, जिससे वो जड़ों के संपर्क में आ जाए और फसलें हैं जड़ों की सहायता से इनको ग्रहण कर ले। और जैव उपलब्धता बढ़ाने के लिए मृदा के निर्धारण, अवशोषण और लिचिंग का काम करते हैं। लिचिंग को है वो कम करते हैं। जैव उपलब्धता बढ़ाने के लिए यानी कि पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए मृदा के निर्धारण, अवशोषण, जो मृदा है पोषक तत्वों का अवशोषण करती है उसको, और लिचिंग को कम करने के लिए है ये बहुत ही उपयोगी होती है। लिचिंग की बात करो स्टूडेंट्स तो लिचिंग क्या होता है? लिचिंग होता है जल के साथ में पोषक तत्वों का भूमि की नीचे ऊपरी सतह से निचली सतह में जाना क्या कहलाता है? लिचिंग कहलाता है। जल के साथ में घुलकर अगर पोषक तत्व या कोई भी न्यूट्रिएंट है वो मृदा की ऊपरी सतह से निचली सतह में जाते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? लिचिंग बोलते हैं। दूसरा इसका मैं उपयोग देखूं तो नैनो उर्वरकों के लिए आपूर्ति अनुपात बढ़ाता है। नैनो उर्वरक होते हैं वो आपूर्ति अनुपात बढ़ाता है जिससे किसानों के लिए संसाधनों की बचत होती है। नैनो उर्वरक का अगर अपन किसान है या अपन उपयोग करते हैं तो वो है उनकी आपूर्ति को बढ़ाता है, पोषक तत्वों की अवशोषण क्षमता को बढ़ाता है, जिससे किसानों के संसाधन में क्या आती है? कमी आती है, संसाधनों की बचत होती है। अगला मैं इसका फायदा देखूं तो नैनो टेक्नोलॉजी द्वारा किसी भी प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाले कचरे एवं उत्पादों की मात्रा में भी कमी आती है, जिसके साथ साथ कचरे का पूर्ण उपयोग में भी ये तकनीकी सहायक है। अगर अपन नैनो टेक्नोलॉजी द्वारा किसी भी प्रक्रिया से नैनो उर्वरकों का उत्पादन करते हैं तो उसमें है कचरे एवं जो अन्य उत्पाद होते हैं सह उत्पाद, उसकी मात्रा भी कम बनती है और उन कचरे का अपन पूर्ण उपयोग भी कर सकते हैं। नैनो तकनीक ऊर्जा तथा संसाधनों के कुशल प्रबंधन के साथ साथ सटीक खेती को प्रोत्साहन देने में भी उपयोगी होती है। नैनो तकनीक होती है वो ऊर्जा और संसाधनों का क्या करती है? प्रबंधन करती है, कुशल रूप से उनको प्रबंधन करती है। उसके साथ साथ में सटीक खेती के लिए बहुत ही प्रोत्साहन देने वाली क्रिया है। अगला अपना क्वेश्चन है वो है कि सटीक खेती को समझाइए एवं इसके घटकों के बारे में चर्चा कीजिए। वर्तमान परिदृश्य में सटीक खेती की क्या आवश्यकता है? तो ये क्वेश्चन है वो 2021-22 का सट्टे का तीसरा क्वेश्चन है, उसमें अपन है वो देख लेंगे। अब अपन देख लेते हैं सटीक खेती के घटक। उसके अंदर है वो सटीक खेती के घटक नहीं पूछे थे तो इनको है मैं घटक बता दूं। पहला है कि उपज की निगरानी में उपज की निगरानी करते हैं, पूरे फील्ड के अंदर है वो उपज की निगरानी करते हैं कि किस प्रकार से वो उपज कहाँ पर किस पोषक तत्वों की कमी है उन सब की निगरानी करते हैं। दूसरा है उपज का मानचित्रण, उपज की है अपनी यील्ड होती है उसका अच्छी रूप से है वो मैपिंग करते हैं। परिवर्तन दर उर्वरक, खरपतवार मानचित्रण, स्थलाकृति और सीमाएं, लवणता मानचित्र, ये सब इसके घटक है सटीक खेती के। उसके अलावा बात करूं तो मार्गदर्शन प्रणाली, सटीक खेती है ये एक अच्छा मार्गदर्शन देती है किसानों को कि किस प्रकार से संसाधनों का सीमित मात्रा में उपयोग करते हुए, संसाधनों का कुशल प्रबंधन करते हुए अधिक से अधिक अपन वो उपज प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना GIS से आपका क्या अभिप्राय है?
जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीआईएस से क्या अभिप्राय है? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम से आपका क्या अभिप्राय है? जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के घटकों एवं कार्यों को विस्तार से समझाइए। जीआईएस को बताना है और उसके साथ में अपन को जीपीएस को भी बताना है। तो अपन बात करते हैं जीआईएस, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। जीआईएस का उपयोग 1960 के अंदर शुरू हुआ था। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट जीआईएस, तो जीआईएस का उपयोग है वो कब से शुरू हुआ? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम की शुरुआत है वो कब हुई है? तो 1960 के अंदर हुई है। कब हुई है? 1960 के अंदर। 1960 से है इसकी शुरुआत हुई है। जीआईएस का उपयोग है 1960 से हुआ। जीआईएस सिस्टम में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड अदर डिजिटल प्रक्रियाएं सम्मिलित होती है। जीआईएस की अगर मैं बात करूं तो इसमें विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर तकनीकें, हार्डवेयर और अदर प्रकार की जो भी डिजिटल प्रक्रियाएं हैं उनका है वो सम्मिश्रण है। मैं बात करूं कि हार्डवेयर क्या होते हैं, तो कोई भी कंप्यूटर के अंग जिनको अपन छू सकते हैं वो हार्डवेयर होते हैं, और सॉफ्टवेयर होते हैं उनके अंदर जो प्रोसेस होती है, जटिल प्रक्रियाएं होती है, उनको अपन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ओके, जो मैप तैयार करने के लिए मुख्य विशेषताओं, स्थानीय डेटा का संकलन, भंडारण, पुनः प्राप्ति और विश्लेषण में सहायक के लिए अभिकल्पित है। जीआईएस होता है जो सिस्टम होता है, जीआईएस सिस्टम के अंदर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड अदर प्रकार के डिजिटल प्रक्रियाएं होती है वो सम्मिलित होती है। ये प्रक्रियाएं मिलकर है, सभी कार्य मिलकर है, सम्मिलित रूप से है वो मैप तैयार करती है, विभिन्न फसलों का मैपिंग करती है, उनके अलावा वहाँ की विशेषताओं को बताती है और स्थानीय डेटा का विश्लेषण करती है, स्थानीय डेटा का संकलन करती है, भंडारण करती है और उनका क्या करती है? विश्लेषण में है वो सहायक करती है। यह सिस्टम डाटा इंफॉर्मेशन को एक ही स्थान पर स्टोर संलग्न करता है। जो जीआईएस सिस्टम होता है वो संपूर्ण डाटा को एक ही स्थान पर है वो संग्रहित करता है। कंप्यूटरीकृत जीआईएस मानचित्र पारंपरिक जीआईएस मानचित्र से भिन्न है तथा इसमें इंफॉर्मेशन की कई परतें शामिल है। जो कंप्यूटरीकृत जीआईएस सिस्टम है वो पारंपरिक जीआईएस सिस्टम से भिन्न है और इसमें विभिन्न प्रकार की है वो इंफॉर्मेशन की परतें शामिल है, जैसे उपज, मृदा सर्वेक्षण, मानचित्र, वर्षा, फसल, मृदा पोषक तत्व स्तर, कीट इत्यादि है वो मुख्य रूप से इस जीआईएस सिस्टम के अंदर है वो आते हैं। जीआईएस डिजिटल इंफॉर्मेशन है जो डिजिटल इंफॉर्मेशन को एक रूप में परिवर्तित करता है जिससे पहचानना और इस्तेमाल किया जा सकता है। जीआईएस सिस्टम क्या करता है? जो भी डिजिटल इंफॉर्मेशन है, क्रॉप से रिलेटेड जो भी डिजिटल इंफॉर्मेशन है उन सबको एक जगह पर स्थानांतरित करता है, परिवर्तित करता है और जिसके कारण अपन इसको आसानी से पहचान सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ जीआईएस, कंपोनेंट्स ऑफ जीपीएस, जीपीएस के घटक, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के घटक। तो पहला है जीपीएस ग्राउंड कंट्रोल स्टैटिक्स, दूसरा है जीपीएस सैटेलाइट, पहला है जीपीएस ग्राउंड कंट्रोल सैटेलाइट, दूसरा है जीपीएस सैटेलाइट और तीसरा है जीपीएस रिसीवर्स। ये है 3 जीपीएस के घटक होते हैं, इनको अपन देखते हैं। पहला घटक है अपना जीपीएस ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन या स्पेस सेगमेंट। पहला घटक है वो जीपीएस का कौन सा है? पहला घटक है जीपीएस का वो है जीपीएस ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन या स्पेस सेगमेंट। जो जीपीएस है वो ग्राउंड से कंट्रोल होते हैं, स्पेस सेगमेंट में सैटेलाइट स्पेस व्हीकल्स कॉन्स्टलेशन को स्थापित करने और इंडिकेटर द्वारा इंफॉर्मेशन को संचारित करने की प्रक्रिया सम्मिलित है। अगर मैं स्पेस सेगमेंट में के प्रमुख कार्य कंट्रोल सेगमेंट द्वारा कलेक्ट इंफॉर्मेशन और संचालित डाटा को संग्रहित करके स्टोरेज करना, सैटेलाइट आणविक बड़ी समय शुद्धता का मापन करना तथा इंफॉर्मेशन के बारे में अपन को है जो आवर्ती वाले संकेतों का उपयोग तक संचालित करना होता है। अगर मैं स्पेस सैटेलाइट की बात करता हूं तो स्पेस सैटेलाइट में क्या होता है कि जो प्रमुख कार्य होते हैं स्पेस सैटेलाइट के उनमें होता है कंट्रोल करना, कोई भी इंफॉर्मेशन का कंट्रोल सेगमेंट द्वारा है वो कलेक्ट इंफॉर्मेशन को एक संचरित डाटा के रूप में संग्रहित करना है तथा स्टोर करना, और सैटेलाइट आणविक बड़ी के समय है शुद्धता का मापन करना तथा इंफॉर्मेशन के बारे में अपन को है वो जानकारी देता है। दूसरा है वो है जीपीएस सैटेलाइट या कंट्रोल सेगमेंट। अगर मैं जीपीएस सैटेलाइट या कंट्रोल सेगमेंट की बात करूं तो कंट्रोल सेगमेंट का मेन वर्क सैटेलाइट संचालन हेतु सुविधाएं प्रदान करना। जो सैटेलाइट के संचालन हेतु मुख्य रूप से सुविधाएं प्रदान करना, उनको मार्गीकृत
सेगमेंट दूरी मापन, शक्ति को ट्रैकिंग करना, उनको कमांड करना और कंट्रोल करना, सैटेलाइट पथ का आणविक घड़ी की अशुद्धियों से शुद्ध कर डाटा कलेक्ट करना होता है। जीपीएस सैटेलाइट या कंट्रोल सेगमेंट का बात करूं मैं तो इसका मुख्य कार्य होता है जो सैटेलाइट होते हैं, उपग्रह होते हैं, उन उपग्रहों को कंट्रोल करना, उन्हें पथ प्रदर्शन करना, यह मुख्य कार्य होता है। प्रत्येक कंट्रोल सेगमेंट पर स्थापित जीपीएस ग्रह यंत्र स्थापित ट्रैकिंग ऑफ सैटेलाइट के बारे में है, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। जो भी कंट्रोल सेगमेंट होता है वो अपन को जीपीएस ट्रैकिंग के संबंधित और सैटेलाइट ट्रैकिंग के संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। अगर तीसरे कंपोनेंट्स की मैं बात करूं तो अपना है जीपीएस रिसीवर या यूजर सेगमेंट। कौन सा है? जीपीएस रिसीवर या यूजर सेगमेंट। जीपीएस यूजर सेगमेंट के अंतर्गत जीपीएस ग्राहक उपभोक्ता समुदाय सम्मिलित होते हैं। जीपीएस ग्राहक यंत्र सैटेलाइट द्वारा संचालित वो सिग्नल्स की नियामक स्थिति, वेग, अनुमानित समय में सूचना के रूप में परिवर्तन करने का कार्य करता है। जो जीपीएस रिसीवर होता है या यूजर सेगमेंट होता है वो जीपीएस के जो सैटेलाइट होते हैं उनके द्वारा इंफॉर्मेशन दी जाती है, उन इंफॉर्मेशन को ग्रहण करने का कार्य करता है। अब अगला क्वेश्चन है अपना कि फंक्शंस ऑफ जीपीएस, जीपीएस के क्या क्या कार्य है। तो पहला है गिविंग ए लोकेशन, अपन को स्थिति बता देता है, लोकेशन बता देता है। दूसरा है पेन टू पेन नेविगेशन, प्लांट टू प्लांट नेविगेशन। तीसरा है प्लांट नेविगेशन, प्लॉट नेविगेशन, कीपिंग ट्रैक ऑफ योर ट्रैक्टर। ये होते हैं जीपीएस के मुख्य रूप से कार्य। अब अपन बात करने वाले हैं 2020-21 के क्वेश्चन पेपर की। कौन से क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे? 2020-21 के क्वेश्चन पेपर की है वो बात करेंगे। तो 2020-21 के क्वेश्चन पेपर की अगर अपन बात करें तो इसमें पहला क्वेश्चन है अपना वो है कि नैनो जैव सेंसर्स क्या होते हैं। किसके बारे में अपन को बताना है? नैनो बायो सेंसर्स या नैनो जैव सेंसर्स क्या होते हैं उनके बारे में अपन को बताना है। अगर मैं नैनो बायो सेंसर्स की बात करूं तो ये एक सेंसिंग डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? नैनो बायो सेंसर्स एक सेंसिंग डिवाइस है जिसका प्रयोग सूक्ष्मतम अंतःक्रियात्मक घटनाओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। नैनो बायो सेंसर्स है ये एक सेंसिंग डिवाइस है, सेंसिंग यंत्र है और इसका प्रयोग है मुख्य रूप से सूक्ष्मतम अंतःक्रियाओं का पता लगाने के लिए है वो किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है एसएसएनएम। एसएसएनएम को अपन ने 2021-22 के पेपर के अंदर है वो कर लिया है। अगला है अपना एटमॉस्फेयर विंडो क्या है? वायुमंडलीय खिड़की या एटमॉस्फेयर विंडो के बारे में अपन को बात करनी है। अगर मैं बात करूं एटमॉस्फेयर विंडो की या एटमॉस्फेयर विंडो की मैं बात करूं, वायुमंडलीय खिड़की की बात करूं तो ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के क्षेत्र को संदर्भित करता है। जो इस एटमॉस्फेयर विंडो होती है ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के क्षेत्र को बताता है। किसको बताता है? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के क्षेत्र को अपन को बताता है। जो रिमोट सेंसिंग उपकरणों को वायुमंडलीय हस्तक्षेप के बिना सतही क्षेत्र पर प्रभावी ढंग से डाटा एकत्रित करने में मदद करता है। एटमॉस्फेरिक विंडो क्या करते हैं? ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के क्षेत्र को बताता है तथा मुख्य रूप से जो रिमोट सेंसिंग उपकरण होते हैं उन रिमोट सेंसिंग उपकरणों को वायुमंडलीय के बिना हस्तक्षेप के अपन को है सूचनाएं ग्रहण करने में सहायता करता है। अगला है अपना टारगेट फील्ड या लक्षित उपज। टारगेट फील्ड क्या होती है या लक्षित उपज क्या होती है? एक ऐसा निश्चित कृषि क्षेत्र जिसमें कृषि उपज की लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उच्च मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, वह क्षेत्र लक्षित क्षेत्र कहलाता है। टारगेट फील्ड या लक्षित क्षेत्र की मैं बात करूं तो टारगेट फील्ड एक ऐसा क्षेत्र होता है स्टूडेंट जहां पर अधिक उपज प्राप्त करने के लिए अपन अधिक से अधिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, उस क्षेत्र को अपन टारगेट फील्ड कहते हैं। अगला है जियो इन्फॉर्मेटिक्स, भू सूचना विज्ञान। 2021-22 के अंदर आ गया है, लगभग हर साल है इससे संबंधित क्वेश्चन आता है। अब अपन देखते हैं अंतर जीआईएस एवं जीपीएस। जीआईएस जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम और जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। अगर मैं जीआईएस की बात करूं तो जीआईएस में भौगोलिक डाटा का विश्लेषण एवं मानचित्रण होता है। जीआईएस में कौन से डाटा का मानचित्रण होता है? जीआईएस में भौगोलिक डाटा का मानचित्रण एवं विश्लेषण होता है। और ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम की मैं बात करूं जीपीएस की तो ये एक नेविगेशन प्रणाली है जो स्थान और मार्गदर्शन प्रदान करती है। जीपीएस एक नेविगेशन प्रणाली है, वो अपन को दिशा के बारे में बताती है।
सटीक स्थान के बारे में अपन को बताती है। जीआईएस जीआईएस है ये एक विज्ञान है और जीपीएस है एक माप उपकरण है। जीआईएस क्या है? एक विज्ञान है, साइंस है, जबकि जीपीएस है एक माप उपकरण है। जीआईएस सिग्नल प्रसारित नहीं करता है। जीआईएस होता है वो सिग्नल प्रसारित नहीं करता है, लेकिन जीपीएस है ये उपग्रहों से रेडियो सिग्नल को प्रसारित करके काम करता है। जीपीएस होता है वो सैटेलाइट से रेडियो प्रसारित सिग्नलों को प्रसारित करके वो काम करता है, जबकि जीआईएस है वो सिग्नल प्रसारित नहीं करता है। जीआईएस का उपयोग स्थानिक विश्लेषण, मानचित्रण एवं परिवहन, मॉडलिंग इत्यादि के लिए किया जाता है। जीआईएस का उपयोग किसमें करते हैं अपन? स्थानिक विश्लेषण, मानचित्रण, परिवहन और मॉडलिंग इत्यादि के लिए करते हैं, जबकि जीपीएस का उपयोग है मुख्य रूप से नेविगेशनल उद्देश्यों के लिए किया जाता है, दिशात्मक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। अपन को कोई भी दिशा जानने के लिए वो किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्रॉप सिमुलेशन एंड सुनियोजित फार्मिंग या प्रेसिशन फार्मिंग क्या होती है? प्रेसिशन फार्मिंग या क्रॉप सिमुलेशन के बीच में अपन को अंतर बताना है। क्रॉप सिमुलेशन की मैं अगर बात करूं स्टूडेंट्स, फसल सिमुलेशन, तो फसल सिमुलेशन एक प्रणाली की अंत क्रिया के स्तर को समझने के लिए एक अनुशासन है। क्या? यह फसल प्रणाली की अंत क्रिया के स्तर को समझने के लिए एक अनुशासन है। और प्रेसिशन फार्मिंग में उर्वरकों की सीमित मात्रा का उपयोग किया जाता है। क्रॉप सिमुलेशन में नए डिजाइन व नीतियों का परिमिश्रण किया जाता है। क्रॉप डिजाइन में क्या होता है कि नए डिजाइन और नई नीतियों का परिरक्षण किया जाता है, जबकि सुनियोजित खेती में फसल उत्पादन हेतु अधिक उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। फसल उत्पादन हेतु क्या करते हैं? अधिक से अधिक उर्वरक का या फर्टिलाइजर का अपन प्रयोग करते हैं। फसल सिमुलेशन में पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रभाव का परिरक्षण किया जाता है, जबकि सुनियोजित खेती का उपयोग स्थानिक परिवर्तनों का पता लगाने के लिए किया जाता है। सुनियोजित खेती का उपयोग अपन स्थानिक परिवर्तनों का पता लगाने के लिए करते हैं, जबकि अगर मैं क्रॉप सिमुलेशन की बात करूं तो इसमें पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रभाव का परीक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना जीआईएस में आंकड़े। जीआईएस डाटा क्या होते हैं? जीआईएस जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। जीआईएस अनुप्रयोगों में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों सिस्टम शामिल होते हैं। अब जब भी जीआईएस अनुप्रयोग करते हैं अपन, तो इसके अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों प्रकार के वो सिस्टम है वो काम करते हैं। इन अनुप्रयोगों में फोटोग्राफिक डिजिटल डेटा या संप्रेषित डेटा शामिल होते हैं। इसके अंदर कौन कौन से होते हैं? फोटोग्राफिक डेटा शामिल होते हैं, डिजिटल डेटा शामिल होते हैं। यहाँ पर कोई भी संप्रेषित डेटा है, जो भेजे हुए डेटा है वो है शामिल होते हैं जीआईएस के अंदर। फोटोग्राफिक डेटा पहले से ही मानचित्र के रूप में, और इससे नदियां, सड़कों, पहाड़ियों, घाटियों के स्थान जैसी जानकारी शामिल होती है। फोटोग्राफिक डाटा होते हैं ये पहले से ही मानचित्र के रूप में संग्रहित होते हैं, और इन फोटोग्राफिक डाटा से अपन को है नदियों के बारे में, सड़कों के बारे में, पहाड़ियों, घाटियों के स्थान जैसी है अपन को जानकारी प्राप्त होती है। फोटोग्राफिक डाटा में सर्वेक्षण डेटा और मैपिंग जानकारी भी शामिल होती है। जो फोटोग्राफिक डाटा जो होते हैं, इन फोटोग्राफिक डाटा के अंदर अपन को सर्वेक्षण डाटा और उसके साथ में मानचित्रण की जानकारी अपन को प्राप्त होती है, जिसे सीधे ही जीआईएस में दर्ज किया जाता है। फोटोग्राफिक व्याख्या जीआईएस का एक प्रमुख हिस्सा है। फोटोग्राफिक व्याख्या होती है ये जीआईएस का एक प्रमुख हिस्सा होती है, क्योंकि फोटो व्याख्या में हवाई तस्वीरों का विश्लेषण करना और दिखाई देने वाली विशेषताओं का आकलन करना शामिल है। डिजिटल डेटा को जीआईएस में भी दर्ज किया जा सकता है। इस प्रकार की जानकारी का एक उदाहरण उपग्रहों के द्वारा एकत्रित किया जाता है। और जो डिजिटल डेटा होते हैं ये विभिन्न प्रकार के सैटेलाइट के द्वारा है वो एकत्रित किए जाते हैं। ये भूमि उपयोग, खेत, कस्बों और जंगलों का स्थान को दिखाता है। रिमोट सेंसिंग एक और उपकरण प्रदान करता है जिसे जीआईएस में एकीकृत किया जाता है। जो रिमोट सेंसिंग यंत्र होते हैं उसके अंदर है अपन को जीआईएस में है वो एकीकृत किया जाता है। रिमोट सेंसिंग में उपग्रहों, गुब्बारों
और ड्रोन से एकत्रित की गई इमेजनरी और अन्य डाटा शामिल होते हैं। जो रिमोट सेंसिंग होते हैं, रिमोट सेंसिंग के अंदर अपन सैटेलाइट, विभिन्न प्रकार के सैटेलाइट के माध्यम से, हवा में भरे हुए गुब्बारों के माध्यम से और ड्रोन के माध्यम से जो एकत्रित की गई इमेजनरी है या तस्वीरें हैं, एकत्रित की गई तस्वीरें और उनके साथ में अन्य डाटा को शामिल करते हैं। अंत में जीआईएस में तालिका या संप्रेषित फॉर्म में डाटा भी शामिल हो सकते हैं, जैसे जनसंख्या, जनसांख्यिकी, ये सभी। जनसांख्यिकी आयु, आय और जातीयता से लेकर हाल की खरीदारी और इंटरनेट ब्राउजिंग प्राथमिकताओं तक हो सकती है। जीआईएस तकनीक इन सभी विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को, चाहे उनका स्रोत या मूल प्रारूप कुछ भी हो सकता है, एक ही मानचित्र पर एक दूसरे के ऊपर रखने की अनुमति देता है। जीआईएस इन प्रतीत होने वाले असंबंधित डेटा को संबंधित करने के लिए प्रमुख सूचकांक चर के रूप में है वो स्थान का उपयोग करते हैं। तो जीआईएस में मुख्य रूप से 3 प्रकार के डाटा जो वो शामिल होते हैं। अगर मैं इनकी बात करूं, जीआईएस की डाटाज की बात करूं, तो जीआईएस में ये मुख्य, एक तो रिमोट सेंसिंग के द्वारा जो भी उपकरण, जो भी रिमोट सेंसिंग उपकरण होते हैं उनसे अपन को जो डाटा प्राप्त होते हैं वो शामिल किया जाता है। उसके अलावा मैं बात करूं तो इनसे अपन को डिजिटल डाटा जो होते हैं वो भी है दर्ज किए जा सकते हैं, और जो फोटोग्राफिक डाटा होते हैं वो भी दर्ज किए जाते हैं। फोटोग्राफिक डाटा की मैं बात करूं तो विभिन्न प्रकार के पहाड़ी इलाके, मैदान, नदियां, घाटियां, उनकी अपन को जानकारी देते हैं। और जो डिजिटल डाटा होते हैं उन डिजिटल डाटा में अपन को उपग्रहों के द्वारा जो एकत्रित की गई जानकारी है उनमें वो शामिल होते हैं, जिसमें खेतों के कस्बों और जंगलों के स्थान आदि को दिखाया जाता है। अगले में क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन है अपना कि संकीर्ण बैंड वनस्पति सूचकांक क्या होता है। नैरो बैंड वेजिटेशन इंडिकेटर्स क्या होते हैं। संकीर्ण बैंड वनस्पति सूचकांक, संकीर्ण बैंड वनस्पति सूचकांक, नैरो बैंड वेजिटेशन इंडिकेटर्स क्या होता है। ये वेजिटेशन को मेजर करने का एक इंडेक्स होता है। ये वेजिटेशन के माप का एक क्या है, इंडेक्स है या सूचकांक है। यह ग्राफिकल इंडिकेटर के रूप में वो कार्य करता है। इसका उपयोग रिमोट सेंसिंग की मापों का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। जो ग्राफिकल इंडिकेटर के रूप में वो कार्य करता है, और जो नैरो नेविगेशन है इसका उपयोग है अपन रिमोट सेंसिंग की मापों का विश्लेषण करने के लिए करते हैं, तथा ये पता लगाया जाता है कि किस क्षेत्र में लिविंग ग्रीन वेजिटेशन उपस्थित है और किस क्षेत्र में नहीं है। और इसके द्वारा अपन ये भी पता लगाते हैं कि किस क्षेत्र में है वो लिविंग ग्रीन वेजिटेशन है वो उपस्थित है और किस क्षेत्र के अंदर उपस्थित नहीं है। ये सूचकांक अपन को निम्न विशेषताओं पर आधारित रीडिंग लेता है, जैसे हरित आवरण के आधार पर, पत्ती क्षेत्र सूचकांक के आधार पर, हरा बायोमास के आधार पर, क्लोरोफिल सामग्री, निष्कर्ष निकालने के लिए अवशोषित प्रकाश संश्लेषण विकिरण, इन सब के आधार पर ये अपन को जानकारी देता है। अगला क्वेश्चन है अपना कि सुनियोजित फार्मिंग या खेती में व्यवहारिक समस्याएं क्या क्या आती है। जो अपनी प्रेसिशन फार्मिंग होती है, इन प्रेसिशन फार्मिंग के अंदर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कौन कौन सी है, तो ये भी क्वेश्चन है वो 2021-22 के पेपर के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। अगला अपना क्वेश्चन है कि सुदूर संवेदन में सम्मिलित अवधारणाएं बताइए अपन को। जो रिमोट सेंसिंग होते हैं, रिमोट सेंसिंग के अंदर कौन कौन सी अवधारणाएं हैं, कौन कौन से चरण है। तो रिमोट सेंसिंग प्रक्रिया में कई चरण शामिल होते हैं। क्या जो रिमोट सेंसिंग प्रक्रिया है इसमें कई चरण शामिल है, उन चरणों के बारे में अपन को बताना है। तो इसमें पहला चरण है ऊर्जा स्रोत या रोशनी। क्या होना चाहिए, रिमोट सेंसिंग के लिए ऊर्जा स्रोत या रोशनी होनी चाहिए। रिमोट सेंसिंग के लिए पहली आवश्यकता होती है एक ऊर्जा स्रोत की। क्या होना चाहिए, कोई भी अपन रिमोट सेंसिंग यंत्र का काम करते हैं, काम लेते हैं, तो उस रिमोट सेंसिंग यंत्र के लिए पहली आवश्यकता रहती है वो रहती है ऊर्जा की, कि ऊर्जा है वो अपन को है वो मिलनी चाहिए। जो लक्ष्य को विद्युत चुंबकीय ऊर्जा प्रदान करता है, जो लक्ष्य को अपन को क्या करे, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा प्रदान करें। दूसरा है विकिरण और वायुमंडल। विकिरण और वायुमंडल,
जैसे ही ऊर्जा अपने स्रोत से लक्ष्य तक जाती है तो उस वातावरण से संपर्क में रहेगी जिससे वो गुजरती है, तो उसके लिए वायुमंडल होना जरूरी है। तीसरा है लक्ष्य के साथ परस्पर क्रिया। एक बार जब ऊर्जा वातावरण के माध्यम से लक्ष्य तक पहुंच जाती है तो उसके साथ में कुछ न कुछ क्रिया करनी चाहिए। अगला है सेंसर द्वारा ऊर्जा की रिकॉर्डिंग। अगला चरण कौन सा है? सेंसर द्वारा ऊर्जा की रिकॉर्डिंग। तो लक्ष्य से ऊर्जा के बिखरने या उत्सर्जित होने के बाद हम विद्युत चुंबकीय विकिरण को इकट्ठा करने और रिकॉर्ड करने के लिए एक सेंसर की आवश्यकता रहती है, तो सेंसर भी अपने पास होना चाहिए। अगला है ट्रांसमिशन, रिसेप्शन और प्रोसेसिंग। क्या है? ट्रांसमिशन, रिसेप्शन और प्रोसेसिंग। अगर मैं बात करूं ट्रांसमिशन, रिसेप्शन और प्रोसेस की बात करूं तो सेंसर द्वारा रिकॉर्ड की गई ऊर्जा को अक्सर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पर एक रिसीविंग और प्रोसेसिंग स्टेशन तक पहुंचाना होता है। क्या होता है कि जो प्रोसेसिंग स्टेशन होता है या फिर जो भी रिसीविंग स्टेशन है वहां तक है वो ऊर्जा को या विकिरणों को पहुंचाना जरूरी होता है। अगला है अपने व्याख्या और विश्लेषण। जो अपने पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है उस इंफॉर्मेशन की व्याख्या करना या उन इंफॉर्मेशन का विश्लेषण करने का छठा चरण है। तो इस चरण में क्या होता है कि जिस लक्ष्य को प्रकाशित किया जाता है उस लक्ष्य के बारे में जानकारी निकालने के लिए संसाधित डाटा की व्याख्या दृश्य और इलेक्ट्रॉनिक रूप में की जा सकती है। उसके बाद में सातवां चरण है अपना एप्लीकेशन। कौन सा है? एप्लीकेशन। रिमोट सेंसिंग प्रक्रिया का अंतिम तत्व जब प्राप्त होता है तब हम लक्ष्य के बारे में इमेजिनरी से में निकाले गए सक्षम जानकारी को बेहतर ढंग से समझने के लिए कुछ नई जानकारी प्रकट करते हैं और या फिर किसी विशेष को हल करने में सहायता करने के लिए लागू करते हैं। तो ये होते हैं अपने मुख्य रूप से रिमोट सेंसिंग के चरण। कौन कौन से हैं इन चरणों को मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। तो इन चरणों की बात करें तो इसमें पहला चरण आता है ऊर्जा स्रोत या रोशनी होनी चाहिए। दूसरा चरण है विकिरण और वायुमंडल होना चाहिए। तीसरा होना चाहिए लक्ष्य के साथ परस्परिक क्रिया होनी। चौथा चरण की मैं बात करूं तो चौथा चरण है वो है ट्रांसमिशन, रिसेप्शन और प्रोसेसिंग। चौथा चरण कौन सा है? ट्रांसमिशन, रिसेप्शन और प्रोसेसिंग। अगला है व्याख्या और विश्लेषण और लास्ट चरण है वो है एप्लीकेशन। तो ये होते हैं रिमोट सेंसिंग के चरण। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन है कृषि में फसल सिमुलेशन प्रतिरूपों का प्रयोग बताइए। अपन को क्या करना है? जो क्रॉप सिमुलेशन मॉडल होते हैं उनका कृषि के अंदर क्या उपयोग है उनके बारे में अपन को बताना है। तो फसल की वृद्धि, उपज व समय की भविष्यवाणी करने के में पहला उपयोग क्या है? फसल की वृद्धि, फसल की उपज, फसल की समय की भविष्यवाणी करने में क्रॉप सिमुलेशन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है जलवायु पूर्वानुमान का उपयोग करके मैनेजमेंट को अनुकूलित करें। क्या जलवायु पूर्वानुमान का उपयोग करके वो मैनेजमेंट को अनुकूलित करने में। अगला है कीट शक्ति की मात्रा का निर्धारण करने में क्रॉप सिमुलेशन का प्रयोग किया जाता है। ग्रीन हाउस जलवायु को नियंत्रित करने में क्रॉप सिमुलेशन मॉडल का है वो उपयोग किया जाता है। उसके बाद में जलवायु परिवर्तन के कारण फसल पर पड़ने वाले प्रभाव को नियंत्रण किया जाता है। जो जलवायु परिवर्तन होता है उसके कारण फसल पर जो कुप्रभाव पड़ता है उसको नियंत्रण करने में क्रॉप सिमुलेशन का प्रयोग किया जाता है। इन मॉडल का उपयोग करके अपन संभावित उपज का अनुकरण किया जा सकता है। तो ये मुख्य रूप से है वो कृषि के क्षेत्र में क्रॉप सिमुलेशन के प्रयोग थे। संभावित उपज व वास्तविक उपज में अंतर का मापन किया जा सकता है। इन मॉडलों का उपयोग करके कृषि की विभिन्न व्यवहारिक समस्याओं के समाधान हेतु किया जाता है और इन मॉडल का उपयोग अनुकूलन रणनीति बनाने में भी अपन क्रॉप सिमुलेशन का प्रयोग है वो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ये नैनो टेक्नोलॉजी का फिर आ गया। देखो नैनो कणों एवं उनके गुणों को समझाइए। क्या है? नैनो कण क्या होते हैं और उनके गुणों को समझाइए। नैनो कणों के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले दृष्टिकोण और उपकरणों का वर्णन कीजिए। मैं बात करूं नैनो पार्टिकल्स। तो नैनो पार्टिकल्स की मैं अगर बात करूं तो नैनो पार्टिकल्स वे कण होते हैं अपन बात कर रहे थे कि नैनो कण क्या होते हैं और उनके गुणों को समझाइए। मतलब नैनो कण के अपन को डेफिनेशन और उनके प्रॉपर्टीज के बताना है। नैनो कणों के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले दृष्टिकोण और उपकरणों का वर्णन करना है।
नैनो के जो कण होते हैं उनको उत्पादन करने के लिए कौन कौन से अपन को उपकरण काम में लेते हैं, उन सब के बारे में बताना है। पहले अपन बात करते हैं नैनो पार्टिकल्स की डेफिनेशन या नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं। नैनो पार्टिकल्स अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं के रूप में परिभाषित किया गया है। जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं इनको अत्यंत सूक्ष्म वस्तु के रूप में वो प्रयुक्त किया गया है। जो वस्तु के गुणों के मामलों को पूरी इकाई के रूप में वो कार्य करता है। अत्यंत सूक्ष्म इकाई कण है नैनो कण या नैनो पार्टिकल्स अत्यंत सूक्ष्म इकाई कण है जिसमें नैनोमीटर यानी कि एक नैनोमीटर होता है वो 10⁻⁹ मीटर को मापा जाता है। जिन कणों को है वो नैनोमीटर में मापा जाता है उनको अपन नैनो पार्टिकल्स बोलते हैं। नैनो पार्टिकल्स प्रकृति में मौजूद है तथा इसे मानव एक्टिविटीज के परिणाम के रूप में ही बनाया जाता है। ये तो प्रकृति में पहले से ही मौजूद होते हैं, प्राकृतिक रूप से भी बनाया जाता है और इनको अपन मानव एक्टिविटीज के द्वारा, मानव क्रिया के द्वारा कृत्रिम रूप से भी यह निर्मित कर सकते हैं। निर्मित नैनो पार्टिकल्स का एग्रीकल्चर, मेडिकल, टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट और उत्प्रेरकीय सहित विभिन्न अन्य क्षेत्रों में व्यवहारिक अनुप्रयोग में ले सकते हैं। जो अपन निर्मित नैनो पार्टिकल्स है, जो मानव के द्वारा निर्मित नैनो पार्टिकल्स या नैनो कण है, इनका उपयोग अपन कृषि के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, एनवायरमेंट के क्षेत्र में एवं उत्प्रेरकीय विभिन्न प्रकार की जो उत्प्रेरकीय है रिएक्शंस होती है इन सभी क्षेत्रों में अपन इनका प्रयोग कर सकते हैं। नैनो पार्टिकल्स एक नेचुरल आकस्मिक निर्मित वस्तु है। जो नैनो पार्टिकल होते हैं, नैनो कण होते हैं, यह एक नेचुरल यानी कि प्राकृतिक रूप से आकस्मिक निर्मित वस्तु होती है जिसमें पार्टिकल्स एक समुच्चय के रूप में पाए जाता है। जो कण होते हैं वो एक समुच्चय के रूप में या पुंज के रूप में है वो पाए जाते हैं, एक जगह एकत्रित हुए पुंज के रूप में वो पाए जाते हैं। और संख्या, आकार, विवरण में 50% या अधिक के लिए है वो अधिक गहरी आयाम रेंज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के आकार तक के ये हो सकते हैं। जो नैनो कण होते हैं ये 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर आकार तक के कण हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन प्रोडक्ट नैनो पार्टिकल्स, यानी कि नैनो पार्टिकल्स जो कण होते हैं इनको निर्माण के लिए जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जो अपन को यंत्र चाहिए, वो यंत्र या औजार कौन कौन से होते हैं। तो इसमें औजार होते हैं स्कैनिंग, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। पहला अपन को जो यंत्र चाहिए वो यंत्र चाहिएगा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दूसरा है स्कैनिंग जांच माइक्रोस्कोप। तीसरा है नैनोलिथोग्राफी, नैनो हेरफेर और अनुकरण। कितने? 5 यंत्र चाहिए। कौन कौन से? स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग जांच माइक्रोस्कोप, नैनोलिथोग्राफी, नैनो हेरफेर और अनुकरण। ये मुख्य रूप से है वो 7 उपकरण चाहिए। नैनो पार्टिकल के संश्लेषण उत्पादन के दृष्टिकोण की अगर मैं बात करूं कि इनके क्या क्या दृष्टिकोण है, तो नैनो पार्टिकल्स के प्रोड्यूसिंग के सामान्य 2 दृष्टिकोण है। कितने नैनो उत्पादन होते हैं? जो नैनो कण होते हैं इनके उत्पादन के सामान्य रूप से 2 दृष्टिकोण है। कौन कौन से? टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच। एक तो है टॉप डाउन अप्रोच और दूसरा है बॉटम अप अप्रोच। 2 दृष्टिकोण होते हैं नैनो पार्टिकल्स के निर्माण के लिए। तो मैं पहली बात करूं टॉप डाउन अप्रोच की। टॉप डाउन अप्रोच और टॉप अप अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच होता है टॉप डाउन अप्रोच में अपन क्या करते हैं कि टॉप डाउन अप्रोच में थोक सामग्री को महीन आकार की संरचना में तोड़ने का कार्य किया जाता है। जो थोक सामग्री होते हैं उन थोक सामग्री को महीन आकार के कणों में तोड़ने का कार्य किया जाता है, वो टॉप डाउन अप्रोच में किया जाता है। टॉप डाउन दृष्टिकोण के सबसे बड़ी समस्या सतह संरचना की अभिप्रेरणा है। लिथोग्राफी द्वारा बनाए गए नैनो पार्टिकल्स चिकने नहीं होते। जो लिथोग्राफी होती है उनके द्वारा बनाए जाने वाले जो नैनो कण होते हैं, नैनो पार्टिकल्स होते हैं, ये चिकने नहीं होते हैं। उचित गुणों के साथ वांछित संरचना तैयार करने के लिए सामग्री या थोक निर्माण प्रक्रिया का लघुकरण है। दूसरा है वो है टॉप अप अप्रोच। दूसरा कौन सा है? टॉप अप अप्रोच। वैकल्पिक दृष्टिकोण जिसमें कम अपशिष्ट पैदा करने की क्षमता होती है। जो टॉप अप अप्रोच होते हैं ये वैकल्पिक दृष्टिकोण है और इससे है वो कम अपशिष्ट है वो पैदा होता है। इसका तात्पर्य नीचे से किसी सामग्री के निर्माण से है, जैसे परमाणु,
दर परमाणु, इन सब के निर्माण के लिए जो अपन काम में लेंगे दृष्टिकोण वो लेंगे टॉप अप अप्रोच। ये टेक्निक नैनो पार्टिकल्स के व्यावसायिक उत्पादन हेतु उपयोग में ली जाती है। जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं, नैनो कण होते हैं, इनके व्यावसायिक उत्पादन के लिए अपन जो विधि काम में लेते हैं उसका अपन बोलते हैं टॉप अप अप्रोच। जो टॉप अप अप्रोच होते हैं उसका उपयोग अपन है व्यावसायिक दृष्टिकोण के लिए वो करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, जीपीएस को परिभाषित कीजिए तथा जीपीएस के घटकों एवं कार्यों का विस्तार से लिखिए। तो जीपीएस को अपन ने 2021-22 के अंदर है अच्छी तरह से है वो समझ लिया है, आप वहां जाके दोबारा से अवलोकन कर सकते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि उर्वरक अनुशंसा को एसटीसीआर दृष्टिकोण क्या है। जो उर्वरक अनुशंसा का एसटीसीआर दृष्टिकोण है, एसटीसीआर दृष्टिकोण को अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। सोइल टेस्ट क्रॉप रेस्पॉन्स होता है, जो एसटीसीआर होता है वो क्या है, और इस दृष्टिकोण में प्रयुक्त कार्य प्रणाली और उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। एसटीसीआर की कार्य प्रणाली और एसटीसीआर के एम क्या क्या है, उद्देश्य क्या क्या है, उनको लिखना है। एसटीसीआर सोइल टेस्ट क्रॉप रेस्पॉन्स, एसटीसीआर की फुल फॉर्म क्या है, सोइल टेस्ट क्रॉप रेस्पॉन्स। अगला क्वेश्चन है एसटीसीआर अप्रोच, यानी कि एसटीसीआर दृष्टिकोण क्या क्या है। तो एसटीसीआर दृष्टिकोण का लक्ष्य विभिन्न मृदा परीक्षण, इसके क्या दृष्टिकोण के क्या क्या लक्ष्य है, तो विभिन्न प्रकार के मृदा परीक्षण, मूल्य और फसल उत्पादन के लक्षित स्तरों के लिए प्रतिक्रिया के तहत उर्वरक खुराक के सटीक मात्रात्मक समायोजन के लिए आधार प्राप्त करना होता है। जो एसटीसीआर होती है, एसटीसीआर अवधारणा का मुख्य उद्देश्य होता है कि मृदा की उर्वरता का पता लगाना और मृदा की उर्वरता में सटीक उर्वरकों का प्रयोग करना। मृदा के अंदर किसका प्रयोग करना, उन्हीं पोषक तत्वों के उर्वरकों का प्रयोग करना जिस पोषक तत्वों की कमी है। तो मृदा की उर्वरता का पता लगाकर जो सटीक मात्रात्मक उर्वरकों का प्रयोग करना ही इसका क्या है, लक्ष्य है। एसटीसीआर अप्रोच के उद्देश्य क्या क्या है, अगर मैं इनके उद्देश्यों की बात करूं तो मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरक अनुशंसा के लिए, इनके मैं उद्देश्यों की बात करूं, मृदा परीक्षण के लिए आधार पर उर्वरक अनुशंसा के लिए अशाक्त प्रदान करना, मृदा परीक्षण मूल्यों और उर्वरकों के प्रति, मृदा परीक्षण मूल्यों और उर्वरकों के प्रति फसल की प्रतिक्रिया के बीच संबंध विकसित करना, लक्षित पैदावार के लिए उर्वरक सिफारिश करने के लिए विभिन्न मृदा परीक्षण की विधियों का मूल्यांकन करना, पोषक तत्व उपयोग दक्षता बढ़ाना, उनके सार्थनिक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना, जैविक खादों के संयुक्त उपयोग का मूल्यांकन करना, ये सब होते हैं इनके मुख्य कार्य। अगला है प्रारंभिक मृदा परीक्षण मूल्यों के आधार पर संपूर्ण फसल अनुक्रमण के लिए उर्वरक सिफारिश करने के आधार प्रदान किए जाते हैं। इनके मुख्य रूप से अपन उद्देश्य देखें एसटीसीआर के अपन मुख्य रूप से उद्देश्य देखें तो इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि उर्वरकों का कम से कम प्रयोग करना और उपज को अधिक से अधिक प्राप्त करना। फसल को अपन जो मृदा है पूरी, उस मृदा का अपन परीक्षण करेंगे और जिस मृदा के अंदर जिस पोषक तत्वों की कमी है उस पोषक तत्वों की पूर्ति करने वाले उर्वरक का ही प्रयोग करेंगे। अपन उर्वरकों का है पूरे खेत में है समान रूप से अपन छिड़काव नहीं करेंगे। जिस जगह पर प्रतिकूल जो मुख्य रूप से जिस उर्वरक की कमी होगी उस उर्वरक का ही अपन क्या करेंगे, छिड़काव करेंगे। अगला अपना क्वेश्चन है, अपन पेपर आता है 2023-24 का। कौन सा पेपर आता है, अब अपन बात करेंगे 2023-24 के पेपर सॉल्यूशन की। 3 पेपर सॉल्यूशन अपन कर चुके हैं, ये अपना चौथा पेपर सॉल्यूशन है। इसमें है उगाई दक्षता या रिक और एफिशिएंसी क्या होता है, किसके बारे में अपन को बताना है, रिक और एफिशिएंसी या उगाई दक्षता को बताना है। उगाई दक्षता का अर्थ होता है कि किसी फसल से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने की क्षमता। रिकवर एफिशिएंसी क्या होता है, रिकवर एफिशिएंसी का मतलब होता है किसी भी फसल के उत्पादन से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना। क्या करना, किसी फसल की अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना। कोई भी फसल है उस फसल से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने की जो क्षमता होती है उसको अपन रिकवर एफिशिएंसी या उगाई दक्षता के नाम से जानते हैं। इसमें बीज बोने से लेकर फसल की कटाई तक की पूरी प्रक्रिया शामिल होती है। रिकवर एफिशिएंसी की बात करूं मैं तो रिकवर एफिशिएंसी में है अपन बीज बोने से लेकर जब बीज को बोते हैं तब से लेकर और फसल की कटाई करते हैं तब तक की जो भी क्रियाएं आती है वो सभी रिकवर एफिशिएंसी में आती है। जैसे मृदा उर्वरता, सिंचाई, खाद, कीटनाशक का प्रयोग, वीडिसाइड, विभिन्न प्रकार के जो
वीडिसाइड है, खरपतवारनाशी है, उन सब का प्रयोग हो। अगला है स्मार्ट फर्टिलाइजर। क्या स्मार्ट फर्टिलाइजर या चतुर उर्वरक क्या होते हैं? तो स्मार्ट फर्टिलाइजर या चतुर उर्वरक ऐसे उर्वरक होते हैं जिनमें पोषक तत्वों का अनुपात फसल की आवश्यकता के अनुसार होता है। ऐसे उर्वरक या ऐसे फर्टिलाइजर जिन फर्टिलाइजर के अंदर पोषक तत्वों का जो अनुपात होता है वो फसल के अनुरूप होता है और उर्वरक मृदा में धीरे धीरे घुलता है, एकदम है वो डालते ही नहीं घुलता है। वो मृदा में जब घुलनशील बनता है तो उनके अंदर प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, धीरे धीरे रूप से घुलता है, पौधों को लंबे समय तक पोषण प्रदान करता है। जैसे नीम कोटेड यूरिया है, वो एक चतुर फर्टिलाइजर है या स्मार्ट फर्टिलाइजर है। अगला क्वेश्चन है अपना फसल स्काउटिंग या क्रॉप स्काउटिंग क्या होता है? अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स की क्रॉप स्काउटिंग क्या होती है? तो क्रॉप स्काउटिंग का अर्थ होता है खेत में जाकर फसलों का निरीक्षण करना। क्रॉप स्काउटिंग अर्थ क्या होता है? क्रॉप स्काउटिंग अर्थ होता है खेत में जाकर फसलों का निरीक्षण करना। खेत में कीट, रोग, खरपतवार, अन्य समस्याओं का अवलोकन करते हैं, उसको अपन क्रॉप स्काउटिंग बोलते हैं। जब अपन सुबह उठकर खेत में जाते हैं ना, खेत में घूमने के लिए जाते हैं। अब आप देख सकते हो मारवाड़ के अंदर है वो जीरे की खेती होती है। तो जीरे की खेती के अंदर क्या होते हैं, आसपास के जितने भी होते हैं वो डेली किसी न किसी के खेत में जाते हैं और सुबह सुबह जब सूर्य उदय होता है उस समय खेत में घूमते हैं और पता करते हैं कि इस बार इस जीरे में इनके खेत में ये प्रॉब्लम है। तो वो जो अपन जीरे के अंदर या किसी भी खेत के अंदर फसल में घूमते हैं और पता करते हैं कि कौन से कीट का प्रकोप है, कौन से रोग का प्रकोप है, तो उन सबको क्या बोलते हैं अपन? क्रॉप स्काउटिंग के नाम से जानते हैं। अगला है अपना पूर्वानुमानित संकल्प। क्या है? पूर्वानुमानित संकल्प। प्रोडक्टिविटी रिजल्ट की मैं बात करूं तो पूर्वानुमानित संकल्प एक प्रिंटिंग तकनीक है। क्या? पूर्वानुमानित संकल्प एक प्रिंटिंग तकनीक है जिसमें डिजिटल फाइल को प्रिंट करने के उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग अपन पूर्वानुमानित संकल्प है, ये एक प्रिंटिंग तकनीक है और इसका उपयोग अपन डिजिटल फाइल को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। यह तकनीक उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंट आउटपुट प्रदान करती है। अगला है लिथोग्राफी। लिथोग्राफी एक प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी है या प्रिंटिंग तकनीकी है जिसमें पत्थर या धातु की प्लेट पर है वो डिजाइन या छवि बनाई जाती है। जो अपन पत्थर या की कोई भी धातु है, लोहे वगैरह धातु की प्लेट पर अपन जो भी डिजाइन वगैरह बनाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? लिथोग्राफी बोलते हैं। लिथोग्राफी का उपयोग विभिन्न प्रकार के प्रिंटिंग अनुप्रयोगों में किया जाता है जैसे पुस्तकें, पत्रिकाएं, विज्ञापन आदि। पत्थर या धातु की प्लेट पर अपन जो भी प्रिंटिंग वगैरह या कोई भी अक्षर वगैरह लिखते हैं तो वो लिथोग्राफी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है अपना कि भूस्थैनिक उपग्रह और सौर सिंक्राइज उपग्रह क्या होते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और सन सिंक्रोज सैटेलाइट। जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं ये पृथ्वी की सतह से अधिक ऊंचाई पर स्थित होते हैं। क्या? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पृथ्वी की सतह से अधिक ऊपर ऊंचे होते हैं, अधिक ऊंचाई पर होते हैं। जबकि जो सन सिंक्रोनाइज सैटेलाइट होते हैं ये उपग्रह कम ऊंचाई पर स्थित होते हैं। अगर मैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात करूं तो इनका उपयोग है वो मुख्य रूप से टेलीकम्युनिकेशन और मौसम पूर्वानुमान में किया जाता है। जो टेलीकम्युनिकेशन और मौसम पूर्वानुमान में किया जाता है। जबकि जो सौर सिंक्रोनाइज उपग्रह होते हैं, इन सौर सिंक्रोनाइज का उपयोग है अपन मौसम पूर्वानुमान में, भूमि उपयोग मानचित्रण में, संसाधन प्रबंधन में किया जाता है। उसके अलावा मैं बात करूं तो भूस्थैनिक उपग्रह पृथ्वी के एक निश्चित बिंदु पर स्थित होते हैं। भूस्थैनिक उपग्रह होते हैं ये पृथ्वी के एक निश्चित बिंदु पर स्थित होते हैं। जबकि सौर सिंक्रोनाइज उपग्रह होते हैं ये एक निश्चित बिंदु पर स्थित नहीं होते हैं, जबकि ये पृथ्वी के चारों ओर क्या करते हैं? परिक्रमा लगाते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना कि नैनो फर्टिलाइजर और रिलीज फर्टिलाइजर में क्या अंतर है? अपन को क्या बताना है? नैनो फर्टिलाइजर, नैनो उर्वरक, नैनो फर्टिलाइजर और रिलीज फर्टिलाइजर यानी कि धीरे मुक्त उर्वरक। जो उर्वरक धीरे धीरे है वो पोषक तत्वों को मुक्त करते हैं, इनमें क्या अंतर है? नैनो उर्वरक वे उर्वरक होते हैं जिनमें नैनो साइज के कण होते हैं, जिनके अंदर कण क्या होते हैं? नैनो साइज के होते हैं, 10⁻⁹ मीटर के आकार के कण होते हैं। और धीरे मुक्त उर्वरक या रिलाइज फर्टिलाइजर वे उर्वरक होते हैं जो पोषक तत्वों को धीरे धीरे मुक्त करते हैं।
नैनो उर्वरक पोषक तत्वों को तेजी से मुक्त करते हैं, जबकि रिलाइज उर्वरक होते हैं, रिलाइज फर्टिलाइजर होते हैं, ये पोषक तत्वों को धीरे धीरे मुक्त करते हैं। नैनो फर्टिलाइजर पौधे को तुरंत पोषक तत्व प्रदान करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। नैनो फर्टिलाइजर होते हैं, इनका उपयोग अपन पौधे को तुरंत पोषक तत्व उपलब्ध करवाने के लिए करते हैं, जबकि जो धीरे धीरे पोषक तत्व मुक्त करने वाले उर्वरक होते हैं, इनको अपन लंबे समय तक पोषक तत्व प्रदान करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि STCR परिकल्पना को विस्तार से समझाइए। कई बार क्वेश्चन आ चुका है STCR का, यह भी क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन पेपर के अंदर है, कहीं न कहीं आपको STCR का क्वेश्चन मिल जाता है। मृदा परीक्षण फसल प्रतिक्रिया, STCR वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। इसका उद्देश्य मृदा में उपलब्ध पोषक तत्वों और फसल की आवश्यकताओं के आधार पर उर्वरकों की सटीक मात्रा का निर्धारण करना होता है। STCR क्या है? मृदा परीक्षण फसल प्रतिक्रिया है, ये क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। और इसका उद्देश्य क्या होता है कि मृदा में उपलब्ध पोषक तत्वों और फसल की आवश्यकता के आधार पर है उर्वरकों का सटीक रूप से वो निर्धारण करना होता है। इस विधि से केवल अपन फसल उत्पादन में वृद्धि होती है, बल्कि संसाधनों का कुशल उपयोग और पर्यावरण संरक्षण भी सुनिश्चित होता है। STCR विधि से अब केवल फसल की उपज में वृद्धि नहीं होगी, जबकि इनका संसाधनों का भी अपन कुशल पूर्वक प्रबंध कर सकते हैं और पर्यावरण का भी अपन संरक्षण है वो STCR विधि से कर सकते हैं। अगला है कि इंपोर्टेंस ऑफ STCR विधि का क्या महत्व है? तो सटीक उर्वरक प्रबंधन, उर्वरकों का संतुलित और प्रभावी उपयोग है। दूसरा है फसल उत्पादन में सुधार। पहला तो क्या है? सटीक उर्वरक प्रबंधन, यानी कि उर्वरकों का अपन प्रबंधन है, मैनेजमेंट आसानी से कर सकते हैं। दूसरा महत्व है वह है फसल उत्पादन में सुधार, कि पोषक तत्वों की सही मात्रा देने से वो उपज बढ़ती है। तीसरा है पर्यावरणीय प्रभाव में कमी, उर्वरकों के अनिश्चित प्रयोग से मृदा और जल प्रदूषण है वो कम होता है। अगला क्वेश्चन है कि कृषि लागत में कमी। अगला इसका महत्व क्या है? कृषि लागत में कमी, केवल आवश्यक पोषक तत्वों का उपयोग करने से है वो लागत घटती है। मृदा की उर्वरता है वो लगातार बनी रहती है, तो मृदा में पोषक तत्वों का संतुलन बना रहता है, जिससे मृदा की उर्वरता बनी रहती है। अब है अपने STCR के चरण। STCR के चरण की मैं बात करूं तो इसके मुख्य रूप से 4 चरण है। पहला चरण है मृदा का परीक्षण करेंगे अपन। दूसरा है फसल प्रतिक्रिया विश्लेषण, फसल का और मृदा के बीच में किस प्रकार से प्रतिक्रिया होती है उसका अपन विश्लेषण करेंगे। तीसरा है उपज लक्ष्य निर्धारित, उपज का अपन लक्ष्य निर्धारण करेंगे। अपन को 1 हेक्टेयर भूमि से है इतनी उपज का निर्धारण करना है। और अगला है उर्वरक की सिफारिश। STCR है कि उर्वरक है वो कितनी देनी है, किस मात्रा में देनी है, यह भी है। STCR है वो उर्वरकों का क्या करता है स्टूडेंट्स? तो उर्वरकों का सिफारिश करता है। तो स्टूडेंट्स अपन STR के चरण देख रहे थे, तो इसमें अपन ने STR के चरण की मैं बात करूं तो पहला चरण है मृदा का परीक्षण करना, मृदा का परीक्षण करना। दूसरा है फसल प्रतिक्रिया का विश्लेषण। पहले अपन मृदा का परीक्षण करेंगे कि किस पोषक तत्वों की है मृदा के अंदर है वो कमी है, या फिर कौन सा पोषक तत्व है वो उपलब्ध मात्रा के अंदर अपन को मृदा के अंदर उपस्थित है। दूसरा है फसल प्रतिक्रिया का विश्लेषण, तो फसल का उस पोषक तत्व या मृदा के प्रतिक्रिया के साथ में क्या है वो प्रतिक्रिया देखेंगे, उनका विश्लेषण। तीसरा है उपज लक्ष्य का निर्धारण, अपन को कितनी उपज है वो प्राप्त करनी है उसका निर्धारण करेंगे। और चौथा करेंगे उर्वरक की सिफारिश, कौन से उर्वरक का अपन को प्रयोग करना है, ये चरण है। उसके बाद में है STCR की विधियां, मेथड्स ऑफ STCR। STCR के मुख्य रूप से कौन कौन सी विधियां हैं उनकी अगर अपन बात करें तो पहली है मृदा परीक्षण आधारित विधि, दूसरी है लक्ष्य आधारित उपज विधि, तीसरी है फसल प्रतिक्रिया अध्ययन विधि, चौथी है आर्थिक उर्वरक दर विधि। उसके बाद में है STCR के लाभ, संसाधनों का प्रभावी उपयोग। STCR के अपन मेथड अपनाते हैं तो इनके में संसाधनों का अपन प्रभावी रूप से उपयोग कर सकते हैं। दूसरा है उपज में सुधार, अपनी जो यील्ड है यील्ड में है अपन सुधार कर सकते हैं। लागत में कमी, पर्यावरणीय संतुलन और स्थायी कृषि, ये है मुख्य रूप से STCR के लाभ। उसके बाद में अगली है STCR की चुनौतियां। यहाँ पर अपने कौन कौन सी है चुनौतियां हैं STCR मॉडल्स को अपनाने में आती हैं। तो पहला है मृदा परीक्षण की सुविधाओं में कमी, हर जगह हर किसान को है वो मृदा परीक्षण की है वो नहीं करवा पाते हैं।
दूसरा है किसानों में तकनीकी ज्ञान का अभाव, किसानों के अंदर तकनीकी ज्ञान का अभाव है, सिर्फ वो ट्रेडिशनल मेथड का ही प्रयोग करते हैं। तीसरा है उर्वरक सिफारिशों का सही कार्यान्वयन, उर्वरक सिफारिश है वो सही कार्यान्वयन नहीं कर पाते हैं। फिर छोटे और सीमांत किसानों तक है वो उनकी पहुंच एसटीसीआर की नहीं है। ये मुख्य रूप से सीमाएं हैं। तो इसमें अपन एसटीसीआर के उपयोग, एसटीसीआर के लाभ, एसटीसीआर के चरण और एसटीसीआर की कौन कौन सी सीमाएं हैं उस सभी की अपन ने चर्चा कर ली है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सुनियोजित कृषि में विभिन्नता, सुनियोजित कृषि में विभिन्नताओं को मापने के लिए ग्रहण किए जाने वाले साधनों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन 2022-23 के 7वें में आया था, 2022-23 का 5वें में आया था, 2020-21 के 6वें में आया था, 2021-22 के 6वें में आया था और 2021-22 के 7वें में आया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुनियोजित फार्मिंग को तो आप अच्छी तरह से ही पढ़ लेना कि 100% या 101% क्वेश्चन है वो सपने की गारंटी है। अगला है सुनियोजित कृषि के साधन या उपकरण। तो सुनियोजित कृषि के साधन या उपकरण की बात करूं तो इसमें पहला आता है जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस। जीपीएस उपग्रह के नेटवर्क आधारित एक नेविगेशन प्रणाली है। जीपीएस क्या है? उपग्रह यानी कि सैटेलाइट के नेटवर्क आधारित एक नेविगेशन प्रणाली है जो अपन को दिशात्मक ज्ञान प्रदान करती है। इसके उपयोगकर्ताओं को 100 से 0.01 मीटर के बीच की सटीकता के साथ स्थिति की जानकारी का रिकॉर्ड करने में मदद करती है। जो जीपीएस होती है ये उपयोगकर्ताओं को 100 मीटर से लेके 0.01 मीटर तक की बीच की जो दूरी है इसका सटीकता से अपन को ज्ञान प्रदान करती है। दूसरा है सेंसर तकनीक, रिमोट सेंसिंग यंत्र। इनमें आंकड़ों का उपयोग के आधार पर है वो प्रजातियों में फर्क, तनाव की स्थिति का पता लगाने, कीटों और रोगों का पता लगाने, खेत में खरपतवारों की खोज आदि करने के लिए करते हैं। अगली है अपनी जीआईएस, भौगोलिक सूचना प्रणाली, यहाँ जिसको अपन जियो इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं। जीआईएस डिजिटल सूचनाओं का एक ऐसा रूप है। जीआईएस क्या है? डिजिटल सूचनाओं का रूप है जो परिवर्तन करने में मदद करता है और जिसे अपन को पहचानना और इस्तेमाल करना क्या हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है। अगला है ग्रिड सैंपलिंग। अगला उपकरण कौन सा है? ग्रिड सैंपलिंग। समुचित खेती की अगर अपन बात करें तो इसमें अपन ने जीपीएस के बारे में, जीआईएस के बारे में ये और ग्रिड सैंपलिंग, ये एक खेत को 0.5 से 5 हेक्टेयर क्षेत्र में के ग्रिडों को तोड़ने की विधि है। ग्रिड सैंपलिंग क्या है? कोई भी बहुत बड़ा आकार का खेत है अपने पास, बृहद आकार का, तो उसको 0.5 से 5 हेक्टेयर के ग्रिडों में तोड़ने की क्या है? एक विधि है। और उर्वरकों के अनुप्रयोग की उचित दर निर्धारण करने के लिए है जो स्थित ग्रिड के भीतर मृदा का नमूना लेना उपयोगी होता है। इसमें क्या होता है? उर्वरकों का अपन आसानी से निश्चित खेत के अंदर प्रयोग कर सकते हैं, निश्चित ग्रिड के अंदर। अलग है परिवर्तनीय दर प्रौद्योगिकी, यहाँ VRI, परिवर्तनीय दर प्रौद्योगिकी। परिवर्तनीय दर प्रौद्योगिकी स्वचालित होती है। VRI पद्धति मृदा मानचित्र में उल्लेख की गई मृदा की किस्म के आधार पर खेत की लागत दर तय करती है। VRI जो परिवर्तनीय दर प्रौद्योगिकी है ये मृदा मानचित्र में उल्लेख की गई मृदा की किस्म के आधार पर है वो खेत की लागत का है वो दर का निर्धारण करने में काम आती है। उसके बाद में अपना अगला है वो है फसलों की देखभाल। मौसम में फसलों का निरीक्षण, खरपतवार का प्रकार एवं तीव्रता, उपज मानचित्र में विभिन्नता बनाने के समय कीट, फफूंद या संक्रमण में सहायक होती है। अगला है उपज मानचित्रण, हील्ड मैपिंग, सुदूर संवेदन या रिमोट सेंसिंग, ये सब भी है अपने सटीक खेती के औजार हैं। अगला क्वेश्चन है कि नैनो प्रौद्योगिकी का पौधों पर क्या प्रभाव है। अपन को बताना है कि नैनो प्रौद्योगिकी है जो नैनो टेक्नोलॉजी है इसका पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है, पौधों का बेहतर विकास उत्पादन होता है, पौधों की रोग प्रतिरोधक और अपन एक लिख सकते हैं कीट प्रतिरोधक इंसेक्ट रेजिडेंस में वृद्धि होती है, पर्यावरणीय तनाव सहने की क्षमता बढ़ती है, पौधों का बेहतर विकास होता है और उनका उत्पादन भी अच्छा होता है। अगला है कि कृषि उत्पादकता में वृद्धि के लाभ बताइए। क्वेश्चन क्या है? कृषि उत्पादकता में वृद्धि के लाभ। कम लागत और उच्च उत्पादन जैसे नैनो तकनीकी संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित करती है।
दूसरा है पर्यावरणीय अनुकूल, पर्यावरण को कम हानि पहुंचती है। तीसरा है सतत कृषि, पोषण और पौधे संरक्षण का संतुलित उपयोग, ये इनके लाभ हो गए। अगला क्वेश्चन है अपना, फसल प्रतिरूपण के लिए आदान प्रदान आंकड़ों को बताइए। फसल प्रतिरूपण के लिए आदान आंकड़ों की आवश्यकता क्यों रहती है? फसल प्रतिरूपण के लिए आदान आंकड़ों की आवश्यकता होती है। फसल की वृद्धि और उत्पादन को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों से संबंधित होते हैं। यहाँ कुछ आंकड़ों की आवश्यकता के बारे में बताइए, जैसे मौसम संबंधी आंकड़े। इनमें मौसम संबंधी आंकड़ों में तापमान, वर्षा, आर्द्रता, सूर्य की किरणें, हवा की गति, ये होते हैं। और मैं मृदा संबंधी आंकड़ों की बात करूं तो मृदा के प्रकार, मृदा की गहराई, फसल बुआई की विधि, मृदा का पीएच मान, ये होते हैं। फसल संबंधी में आंकड़े देखूं तो फसल का प्रकार, फसल की किस्म, फसल बुआई की तिथि, फसल की वृद्धि दर, ये सभी आंकड़े होते हैं। और मैं अगर सिंचाई आंकड़ों की बात करूं, इरिगेशन डाटा की बात करूं तो इसमें सिंचाई की विधि, सिंचाई की आवृत्ति, सिंचाई की मात्रा आदि डाटा जो है वो सम्मिलित होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नैनो पैमाने का प्रभाव का वर्णन कीजिए। जो नैनो पैमाना होता है, नैनो स्केल होता है, उसके अपन को प्रभाव बताना है। नैनो तकनीक में पदार्थों का आकार 1 से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। जो नैनो टेक्निक होती है, नैनो टेक्निक में जो पदार्थ होते हैं, इन पदार्थों का आकार कितना होता है? 1 से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। नैनो पैमाने प्रभाव वे प्रभाव होते हैं जो नैनो साइज के कणों या संरचनाओं के कारण होते हैं। नैनो जो प्रभाव होते हैं वे प्रभाव होते हैं जो नैनो साइज के कणों के कारण होते हैं। इनके मैं प्रकार की बात करूं तो पहला है सरफेस एरिया इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट और स्केलिंग इफेक्ट। अगर मैं सरफेस एरिया इफेक्ट की बात करूं तो नैनो साइज के कणों की सतह क्षेत्रफल अधिक होता है, जिससे इनकी प्रतिक्रिया है वो बढ़ जाती है। दूसरा है क्वांटम इफेक्ट, नैनो साइज के कणों में क्वांटम प्रभाव देखा जाता है। तीसरा है स्केलिंग इफेक्ट, नैनो साइज के कणों के गुण धर्म उनके आकार पर निर्भर करते हैं। नैनो पैमाने प्रभाव के अनुप्रयोग, जो नैनो पैमाना होता है, नैनो स्केल होता है, इसके क्या क्या अनुप्रयोग है तो नैनो मेडिसिन में, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स में, नैनो सेंसर में इनका प्रयोग है वो मुख्य रूप से किया जाता है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन है कि नैनो प्रौद्योगिकी को परिभाषित कीजिए। नैनो कण उत्पादन दृष्टिकोण एवं उनके गुणों का वर्णन कीजिए। नैनो जैव संवेदकों की कृषि की में क्या व्याख्या है उनको बताना है। तो ये 2020-21 के 7वें का पहला आपने वो क्वेश्चन कर लिया है, वहां आप अवलोकन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना कि भू सूचना विज्ञान क्या है? जीआईएस और जीपीएस के मुख्य अवयवों का वर्णन कीजिए। यह भी क्वेश्चन अपना हो चुका है, लेकिन मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, यहाँ आपने लिख ही लिया है। तो जियो इन्फॉर्मेटिक्स, भू सूचना विज्ञान एक विज्ञान है जो भौगोलिक सूचनाओं के संग्रह, विश्लेषण और प्रदर्शन के लिए उपयोग किए जाते हैं। जो जियो इन्फॉर्मेटिक्स है ये सूचना विज्ञान है। भू सूचना विज्ञान एक विज्ञान है जिसके अंदर भौगोलिक सूचनाओं का संग्रह, विश्लेषण और प्रदर्शन के लिए उपयोग किए जाने वाले तरीकों का अध्ययन करता है। यह विज्ञान भौगोलिक सूचना प्रणाली और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस जैसी तकनीकों पर आधारित है। जीआईएस जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। इसके मुख्य अवयवों की मैं बात करूं तो हार्डवेयर, कंप्यूटर, सर्वर, डेटा संग्रहण उपकरण आदि होते हैं। सॉफ्टवेयर में जीआईएस सॉफ्टवेयर जो डेटा को संग्रहित करता है, उसका विश्लेषण करता है और उनको प्रदर्शित करता है। फिर डाटाज होते हैं जो भौगोलिक सूचनाएं होते हैं, जैसे नक्शे, छवियां, इनको अपन डाटाज कहते हैं। उसके अलावा नेटवर्क होते हैं। तो जीआईएस डेटा को साझा करने के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। फिर उपयोगकर्ता, जीआईएस का उपयोग करने वाले लोग जैसे किसान हो गए, नक्शा जो बनाने वाले हो गए, नक्शाविद, योजनाकार, शोधकर्ता, ये होते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसके अवयव है तो इनमें उपग्रह, जीपीएस उपग्रह जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं वो होते हैं सैटेलाइट। फिर है रिसीवर, तो जीपीएस रिसीवर जो उपग्रहों से सिग्नल प्राप्त करते हैं। सॉफ्टवेयर, जीपीएस सॉफ्टवेयर जो रिसीवर द्वारा प्राप्त सिग्नल को विश्लेषित करता है और उनकी स्थिति का निर्धारण करते हैं। फिर एंटीना, जीपीएस एंटीना रिसीवर को उपग्रह से सिग्नल प्राप्त करने में मदद करते हैं। नेटवर्क होते हैं जो जीपीएस नेटवर्क उपग्रह और रिसीवरों को जोड़ने का कार्य करते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है अपना आज की क्लास का
कि सुदूर संवेदना क्या है, सुदूर संवेदना के तत्वों को सचित्र व्याख्या कीजिए। 2022-23 में 5वां, 7वां और 30वां क्वेश्चन पूछा गया था। और 21-22 की बात करूं तो 6वां, 5वां और 6वां ये सभी क्वेश्चन है वो सुदूर संवेदना से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे आशा है कि इस बार ये क्वेश्चन जरूर रिपीट होगा। तो आज अपन ने एग्रोन 311 के सारे पेपर सॉल्यूशन है, लगभग पिछले 4 से 5 साल के क्वेश्चन पेपर है सॉल्यूशन किए। मुझे आशा है कि अपने क्वेश्चन में जो एग्जाम के अंदर आए वो इन्हीं क्वेश्चनों से अधिक आएंगे। और न्यू टाइप भी अगर आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम से पहले कभी भी न्यू टाइप का सॉल्यूशन है वो यहाँ पर यूट्यूब पर अपलोड करा दिया जाएगा। मुझे आशा है कि जो भी आज अपन ने पढ़ा ये आप सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस क्लास को और इस प्ले लिस्ट की लिंक को अपने दोस्तों के पास में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।